नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गांव खरसाली से मां यमुना की डोली के प्रस्थान में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड में आज से शुरू हुए चारधाम यात्रा में गंगोत्री की कपाट दोपहर 12:35 पे खोल दिए गए हैं। वहीं 12:41 पे ये कपाट खोले गए हैं। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी गांव खरसाली से मां यमुना की डोली के प्रस्थान में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी को बधाई देता हूं और इस बार की यात्रा हर्ष उल्लास के साथ होगी। कोई भी श्रद्धालु यहां आएंगे तो सभी को दर्शन कराएंगे और इसलिए कैंपिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। बताते चले कि आज गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है और वहीं गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर दूर गोमुख में है। यह गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम भी स्थान है। आपको बताते चले कि गंगोत्री का गंगा जी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वही भागीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। साथ ही साथ बताते चले कि आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गया है। आज यमुनोत्री धाम के चारधाम यात्रा का श्रद्धालुओं ने शुरुआत कर ली है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आज से शुरू हुए चारधाम यात्रा में गंगोत्री के कपाट दोपहर 12:35 और यमुनोत्री के कपाट दोपहर 12:41 में खोले गए हैं। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी गांव खरसाली से मां यमुना की डोली के प्रस्थान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी को बधाई देता हूं और इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। कोई भी श्रद्धालु यहां आएंगे तो सभी को दर्शन कराएंगे, इसलिए कैंपिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वहीं बताते चले कि आज गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है और जो गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर दूर गोमुख है। यह गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है। वहीं आपको बताते चले कि गंगा नदी का उद्गम स्थान है और गंगोत्री का गंगा जी मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करने जा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगी, जिसमें हर बूथ पर उसके हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी बीजेपी विधायक और सांसद हर बूथ पर जनसंपर्क करने का कार्य करेंगे। वहीं बीजेपी को प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी इसे एक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड संपन्न होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम करने जा रही है। वही बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हर बूथ पर उसके हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी बीजेपी विधायक और सांसद हर बूथ पर जनसंपर्क करने का काम करेंगे। वही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देश में ही नहीं बल्कि
विदेशों में भी सुना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी इसे एक उत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है। बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये मन की बात का कार्यक्रम होता है, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। बल्कि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको सुना जाता है, देखा जाता है और इसमें आम जन जो है अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जो हमारे पूरे जो बूथ स्तर तक का जो हमारा कार्यकर्ता है वो इससे जुड़ता है, माननीय प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट अपने मन के भावों को कहता है और उनके जो भाव होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार उनको अपने मंच के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में उनको संबोधित करते हैं। साथ में ये वाला कार्यक्रम जो 100वां एपिसोड होने जा रहा है, ये बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। हमारे पूरे बूथ स्तर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ेंगे। साथ में हमारे नेता, मंत्रीगण, सांसद, विधायक प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे और हमारी जो प्रबुद्ध जन हैं, हमारे जितने भी समाज में प्रतिष्ठित लोग जो प्रतिष्ठावान लोग हैं, जिनके समाज में एक बहुत ही बड़ी एक मान्यता है, जिनको लेकर जो एक समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं, ऐसे लोगों को भी हम उस कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार। तो वहीं उधम सिंह नगर में गर्मी का सीजन आते ही आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका खामियाजा किसानों को झेलना पड़ रहा है। किसानों को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक और पिछले दिनों बेमौसमी बारिश ने किसानों की गेहूं की तैयार फसल बर्बाद कर दिया है। तो अब आग लगने के कारण किसानों को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है, जहां गेहूं की तैयार फसल में अचानक आग लग गई और 12 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया है। वहीं मामले में गंभीर बात तो ये रही कि मौके से जब लोगों ने अग्निशमन विभाग को टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया तो फोन नहीं लगा, जिसके चलते दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। तो बताते चले कि गर्मी का सीजन आते ही आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गर्मी की जो मार है किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। किसानों को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक और पिछले दिनों बेमौसमी बारिश ने किसानों की गेहूं की तैयार फसल बर्बाद कर दिया है। तो अब आगे आग लगने के कारण किसानों को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है, जहां गेहूं की तैयार फसल में अचानक आग लग गई और 12 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया है। वहीं मामले में गंभीर बात तो ये रही कि मौके से जब लोगों ने अग्निशमन विभाग को टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया तो फोन नहीं लगा, जिसके चलते दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। बिजली की तार स्पार्किंग करने से हुई है एकदम, फिर हवा तेज चल रही थी, आग गिरी तो बस फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं हो गई, एकदम निकल। कितने करीब ये 10-12 एकड़ जगह है ये दलजीत गुराया जी की, जो ये गेहूं तार स्पार्क होने की वजह से लग गई आग और सारी जल गई। कोई नहीं आया जी, किसी को फ़ोन नहीं किया, आग बुझाने में लगे रहे, ट्रैक्टर लगा के समझने। बिजली की तार स्पार्किंग करने से हुई है एकदम, फिर हवा तेज चल रही थी, आग गिरी तो बस फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं। देहरादून शहर में विक्रम संचालक खुलेआम परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। देहरादून के अलग अलग चौक चौराहे पर विक्रम संचालक फुटकर सवारियां बैठा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। इससे कई स्थानों पर यातायात बाधित भी हुआ है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने विक्रमों के फुटकर सवारी बिठाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है, लेकिन फिर भी विक्रम चालक बाज नहीं आ रहा, जिन पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय डे ने बताया कि लगभग 900 चालान विक्रम चालकों के काटे गए हैं, लेकिन फिर भी चालक बाज नहीं आ रहे। वहीं पुलिस ने कई विक्रम सीज भी किए गए हैं, 30 विक्रमों के परमिट कैंसिल किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि शर्तों का उल्लंघन करते नजर आ रहे विक्रम चालक, बताते चले कई जगहों पर बाधित भी हो रहा है उनकी वजह से यातायात। साथ ही साथ बताते चले कि देहरादून में अलग अलग चौक चौराहों पर विक्रम संचालक फुटकर सवारियां बैठा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो रही है। इससे कई स्थानों पर यातायात भी बाधित हुआ है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के विक्रमों के फुटकर सवारी बिठाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन फिर भी चालक बाज नहीं आ रहा, जिन पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय कुमार डे ने बताया कि लगभग 900 चालान विक्रम चालकों के किए गए, लेकिन फिर भी चालक बाज नहीं आ रहे। विक्रम चालक एक्चुअली विक्रम कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स में चलता है। विक्रम ने कहीं पे भी बीच में नहीं रुकना चाहिए, फिर भी वो पॉइंट टू पॉइंट कैरियर के रूप में चल रहे हैं, वो इलीगल है। एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमने राजपुर से लेके क्लेमेंट टाउन आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि बसेस ज़्यादा से ज़्यादा चले और विक्रम उसके फीडर के रूप में काम करे। कई मौक़ों पर समझाया गया। हमने पिछले मार्च महीने में 750 कुल विक्रम शहर में है और हमने 900 से ज़्यादा चालान विक्रम के किए, फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। और आप अभी भी देख सकते हैं तहसील चौक, प्रेस चौक, दर्शन लाल पे जगह जगह पे जंक्शन पे ही खड़े होके सवारी भरने की मनमानी जो है विक्रम द्वारा की जाती है। विक्रम चालक एक्चुअली विक्रम कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स में चलता है। विक्रम ने कहीं पे भी बीच में नहीं रुकना चाहिए, फिर भी वो पॉइंट टू पॉइंट कैरियर के रूप में चल रहे हैं, वो इलीगल है। एक आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत में होगी। मामले में सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख मिली है। आरएसएस कार्यकर्ता ने जेएम द्वितीय की कोर्ट से प्रकीकरण वाद दायर किया है। वाद की सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कनखल निवासी आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार शिव सिंह की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जेएम न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया गया है। वहीं मामले की सीजीएम हरिद्वार कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी। तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का नया मामला आया है, जहां पर आरएसएस वर्कर ने ये केस दर्ज करवाया है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत में होगी। मामले में सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की गई है। वहीं आरएसएस कार्यकर्ता ने जेएम द्वितीय की कोर्ट में प्रकीकरण वाद दायर किया था और वाद की सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुई है। वहीं इस मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है और कनखल निवासी आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार शिव सिंह की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने यह भी बताया कि जेएम न्यायालय में धारा 199 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया गया है। मामले की सीजीएम हरिद्वार कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस आरएसएस कार्यकर्ता ने दर्ज करवाया है। दरअसल वाद की सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वहीं कनखल निवासी आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार शिव सिंह की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। वहीं अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जेएम न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया गया है। मामले की सीजीएम हरिद्वार कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी। चले कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का नया केस आरएसएस कार्यकर्ता ने दर्ज करवाया है। 27 अप्रैल को हरिद्वार कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आरएसएस वर्कर ने ये केस दायर करवाया है।
तो वहीं बागेश्वर में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई है और मुस्लिम बड़ी ही धूमधाम के साथ ईद मना रहे हैं। सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए अल्लाह से इबादत करते हुए दुआ मांगी और इस दौरान मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई भी दी है। शहर में ईद का पर्व शांति से मनाया गया। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का करम और उसका फ़ज़ल है कि ईद का त्यौहार हमारे इस बागेश्वर शहर में बहुत उम्दा तरीके से हुस्न खूबी नमाज वग़ैरह भी पूरी हो गई, निभाया गया और तमाम बागेश्वर में रहने वाले तमाम शहरी को, तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान और तमाम हिंदुस्तान में बसने वाले अहले वतन को हम ईद के तरफ से ये पैगाम देते हैं कि दिली एक तो मुबारकबाद तमाम हमारे हिंदुस्तानियों को। दूसरी बात, हमने ये दुआ भी की है और हमेशा ये दुआ होती है कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम आइन और हिंदुस्तान में बसने वाले एक एक की हिफाजत हो। हमारे तमाम हिंदुस्तान को बदनज़री से, बुरी बातों से ऊपर वाला महफूज रखे। आज देश भर में ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में भी मुस्लिम समुदाय में ईद को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। यहाँ हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने ईदगाह में एकत्र होकर सुबह की नमाज अदा की। इसके बाद गले लगकर सभी को ईद की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि वे कामना करते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। ये लोग मस्जिद में नमाज के लिए आए हैं, ईदगाह में, और दुआएं मांगी है पूरे इंसानियत के लिए, पूरे भारत के देशवासियों के लिए सब में अमन कायम रहे। और सभी के लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। सभी लोगों को ईद मुबारक हमारी तरफ से, पूरे देशवासियों को। मैसेज सिर्फ राजनीतिक तौर से मैसेज है, बाकी आपस में कोई नहीं चाहता है, ना हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और यही सभी लोग संदेश देते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। सर, तैयारी यही थी कि अब हमारा पूरा 1 महीने का रमज़ान निकला है और अल्लाह ने हमें जो है मुबारक दिन दिखाया है, क्योंकि ईद का जो दिन है पूरे 1 महीने रोज़े रख करके जो तय करते हैं हम, वो उसके बाद ही ये ईद का दिन हमें मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।